Thus spoke Zarathustra, Part 2, Chapters 1 to 7. Summary, Part 2, Chapters 1 to 7. Chapter 1, The Child with the Mirror. अपने माउंटेन पर वापस आके ज़राथुस्त्रा एक सपना देखता है। उसमें एक बच्चा उसे मिरर दिखाता है, जिसमें उसको एक डेविल का चेहरा नजर आता है। तब उसे समझ आता है कि लोग उसकी टीचिंग्स को गलत समझकर बिगाड़ रहे हैं। ये देखकर उसके अंदर नई ज़रूरत जागती है अपनी विजडम को फिर से शेयर करने की। इसलिए वो माउंटेन से उतरता है और लोगों के पास वापस चला जाता है। चैप्टर 2, अपॉन द ब्लेसेड आयल्स। ज़राथुस्त्रा कहता है कि असली फ्रीडम का मतलब है क्रिएटिव विल, यानी अपनी मर्जी से नई चीजें बनाना। लेकिन जो लोग गॉड पर बिलीव करते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को रोक देते हैं, क्योंकि अगर एक गॉड ने सब कुछ क्रिएट कर दिया है तो इंसान के लिए बनाने को क्या बचा। चैप्टर 3, ऑन द पिटीइंग। ज़राथुस्त्रा कहता है कि पिटी यानी तरस खाना किसी का भी भला नहीं करता। जब हम अनफॉर्चुनेट लोगों पर पिटी करते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि हम उनकी कमजोरी को एक्सपोज कर देते हैं। ये रिजेंटमेंट फंगस की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ज़राथुस्त्रा कहता है, तरस खाने से बेहतर है खुशी सीखना। जब हम खुशी सीखते हैं तो हम दूसरों को हर्ट करना बंद कर देते हैं। चैप्टर 4, ऑन प्रीस्ट्स। ज़राथुस्त्रा प्रीस्ट्स पर भी तनकीद करता है। उसके मुताबिक प्रीस्ट्स को लगता है कि लाइफ सिर्फ सफरिंग है। इस वजह से वो चाहते हैं कि दूसरे भी सफ़र करें। जिंदगी की अनसर्टेनिटी और हार्डशिप्स उनसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उन्होंने लाइफ से ही हाथ उठा लिया है। वो असल में जिंदा लाशें हैं जो अपने गॉड और अपने पिटी को एक एस्केप समझ बैठे हैं। चैप्टर 5, ऑन द वर्चुअस। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वर्च्यू का मतलब है रिवॉर्ड मिलना, या फिर वर्च्यू अपना ही रिवॉर्ड है। लेकिन ज़राथुस्त्रा कहता है कि ये सब मिसकॉन्सेप्शंस हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जस्ट होना मतलब रिवेंज लेना, या फिर इतने वीक बनना कि तुम किसी को नुकसान ही न पहुंचा सको। उसके मुताबिक असली वर्च्यू का मतलब है अपने काम को पूरी शिद्दत और सिंसेरिटी के साथ करना, न रिवॉर्ड की उम्मीद में, न पनिशमेंट के डर से, बस लाइफ के एक्सूबरेंस यानी जोश और जोशीला होने के लिए। चैप्टर 6, ऑन द रैबल। ज़राथुस्त्रा कहता है कि आम लोग जो रैबल हैं वो हर चीज़ को बिगाड़ देते हैं जिसको वो टच करते हैं। ये देखकर उसके अंदर एक तरह की नौजिया यानी घिन पैदा होती है। लेकिन वो सोचता है शायद ये रैबल भी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है। उनसे ऊपर उठकर ही इंसान प्योरिटी, पीस और वैल्यूएबल फ्रेंडशिप को समझ सकता है। चैप्टर 7, ऑन द टरांचुलास। ज़राथुस्त्रा उन लोगों को टरांचुलास कहता है जो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और जस्टिस का वाज करते हैं। असल में वो रिवेंज लेने वाले होते हैं। इक्वालिटी प्रीच करके वो उन सबसे बदला लेना चाहते हैं जो उनके इक्वल नहीं हैं। ज़राथुस्त्रा कहता है कि लाइफ का असली एसेंस है कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ ओवरकमिंग। अगर सब लोग इक्वल हो गए तो फिर स्ट्रगल और ग्रोथ कैसे होगी, और फिर ऊपरमेंश यानी ओवरमैन तक कैसे पहुंचा जा सकेगा। एनालिसिस पार्ट 2, चैप्टर्स 1 to 7। नीचे का जो नफरत है रैबल यानी आम लोग और बराबरी की सोच से, वो सिर्फ स्नॉबरी या एलिटिज्म नहीं है। उसने अपनी किताब जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स में दो अलग तरह की मोरालिटी समझाई है। पहली मास्टर मोरालिटी, जो पुराने नोबल क्लास में थी, यानी ग्रीक अरिस्टोक्रेसी, और दूसरी स्लेव मोरालिटी, जो नीचे के लोग और प्रीस्ट्स ने बनाई। नीचे का नजरिया इतना सिंपल नहीं कि एक को पूरा सही और दूसरे को पूरा गलत बोले, लेकिन स्लेव मोरालिटी में उसको बहुत सी चीजें पसंद नहीं आती, खासतौर पे जो क्रिश्चियनिटी और डेमोक्रेसी में दिखाई देती हैं। रिसॉन्टमेंट यानी अंदरूनी नफरत। स्लेव मोरालिटी असल में एक बदला है वीक लोगों का अपने स्ट्रॉन्ग मास्टर्स से, लेकिन क्योंकि वो सीधा बदला नहीं ले सकते, उनके अंदर एक अंदरूनी नफरत यानी रिसॉन्टमेंट जमा हो जाती है। वो अपने मास्टर्स की पावर से जलन महसूस करते हैं और अपनी कमजोरी से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक आफ्टर लाइफ और डिवाइन जस्टिस का कॉन्सेप्ट बनाया, जहां मरने के बाद उनके मास्टर्स को सजा मिलेगी और उन्हें इंसाफ। यानी ये इंसाफ असल में उन लोगों की खुद की मजबूरी से पैदा हुई जहां वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए। ईविल की इजाद। स्लेव लोगों ने एक नई सोच पैदा की, ईविल। जो क्वालिटी स्ट्रॉन्ग मास्टर्स के पास थीं, जैसे वेल्थ, सेहत, खुशी, ताकत, शक्ति, सबको उन्होंने ईविल बोल दिया, और अपनी क्वालिटीज गरीबी, कमजोरी, बीमारी, उदासी को गुड कहने लगे। यानी पहले जहां गुड का मतलब था स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना, अब स्लेव मोरालिटी ने उल्टा कर दिया, गुड मतलब वीक और सफरिंग। क्रिश्चियनिटी और डेमोक्रेसी, स्लेव मोरालिटी। नीचे क्रिश्चियनिटी और डेमोक्रेसी दोनों को स्लेव मोरालिटी के एग्जाम्पल मानता है। क्रिश्चियनिटी
बाइबल का सर्मन ऑन द माउंट इसका क्लियर प्रूफ है, जहां जीसस गरीबी, नम्रता और दुनिया से दूरी को प्रेस करता है। डेमोक्रेसी ये भी इक्वालिटी और जस्टिस के नाम पर बनी है। नीचे के नज़दीक जस्टिस असल में उन लोगों की सोच है जो खुद अपने लिए इंसाफ ला नहीं सकते। डेमोक्रेसी वीक लोगों को स्ट्रांग के जुल्म से बचाती है, लेकिन नीचे को लगता है कि ये भी एक तरह का वीक रिवेंज है। नीचे का मिक्स्ड व्यू। नीचे स्लेव मोरालिटी को पूरा रिजेक्ट नहीं करता। उसको एक चीज पसंद है कि उन लोगों ने पूरी मोरालिटी सिस्टम को उल्टा करके एक नई सोच पैदा की। ये उनकी क्रिएटिविटी और हिम्मत दिखाती है, लेकिन उसको उनकी अंदरूनी नफरत पसंद नहीं, क्योंकि वो लाइफ को दुश्मन समझने लगती है। ये सोच इंसान को ये सिखाती है कि असली खुशी और इंसाफ मरने के बाद मिलेगा। नीचे कहता है कि आज के क्रिश्चियंस और डेमोक्रेट्स सिर्फ पुराना सिस्टम रिपीट करते हैं, उनमें पहले जैसी क्रिएटिविटी भी नहीं रही। नीचे का आइडियल। नीचे एक ऐसी दुनिया देखना चाहता है जहां लोग अपने अंदर की क्रिएटिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जिएं, जहां हर इंसान का अपना खुद का गोल हो। क्रिश्चियन वर्च्यूज उसके नज़दीक बोरिंग हैं, जो सिर्फ रिवॉर्ड की उम्मीद में फॉलो होते हैं। उसका आइडियल यह है कि इंसान अपनी ग्रोथ और क्रिएटिविटी को खुद की खुशी के लिए फॉलो करे। इस सोच में पिटी यानी तरस एक बुरी चीज है, दोनों के लिए, जिस पर किया जा रहा है और जो कर रहा है, क्योंकि सफरिंग जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। और जो लोग सफरिंग को बुराई समझते हैं, वो असल में जिंदगी से ही दुश्मनी करते हैं। सिंपल लफ्जों में कहें तो नीचे कहता है कि स्लेव मोरालिटी ने दुनिया को इक्वालिटी और पिटी के नाम पर कमजोर बनाया। उसके खिलाफ वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करता है जहां इंडिविजुअलिटी, ताकत और क्रिएटिविटी सबसे बड़ी वैल्यू हो। द स्पोक ज़रथुस्त्रा, पार्ट 2, चैप्टर्स 8 to 18। चैप्टर 8 ऑन द फेमस वाइज मैन। ज़रथुस्त्रा कहता है कि एक ही वक्त में सच यानी ट्रूथ और लोगों की खिदमत करना पॉसिबल नहीं है। जो फिलोसोफर्स लोगों को खुश करना चाहते हैं, वो आखिर में उन्हीं के पॉपुलर बिलीव्स और प्रेजुडिसेस को जस्टिफाई कर देते हैं। हाँ, उनका और लोगों का रिश्ता एक दूसरे के लिए फायदामंद होता है, लेकिन लोग असली सच के पीछे जाना छोड़ देते हैं। जो असली फिलोसोफर्स होते हैं, वो सच की तलाश करते हैं, जिसमें ना फेम मिलता है ना रिवॉर्ड, सिर्फ तकलीफ और सैक्रिफाइस मिलता है जो स्पिरिट को स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 9 द नाइट सॉन्ग। ज़रथुस्त्रा शिकायत करता है कि उसमें इतनी ज्यादा विजडम, रूह यानी स्पिरिट और जिंदगी भरी हुई है कि वो हमेशा देता ही रहता है, लेकिन कभी कुछ ले नहीं पाता। उसे लगता है कि वो अकेला है, क्योंकि उसे किसी चीज या किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। चैप्टर 10 द डांसिंग सॉन्ग। ज़रथुस्त्रा एक सॉन्ग गाता है डांसिंग गर्ल्स के लिए, जिसमें वो कहता है कि जिंदगी और विजडम दोनों औरतें जैसी हैं, हमेशा बदलने वाली, हमेशा सिडक्टिव और एक दूसरे के जैसी। एक से प्यार करने का मतलब है दूसरी को जेलस करना। सॉन्ग के बाद शाम होती है और ज़रथुस्त्रा उदास हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी का वजूद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। चैप्टर 11 द टूम सॉन्ग। ज़रथुस्त्रा अपनी जवानी यानी यूथ को याद करता है और पुराने आइडियल्स को याद करता है। उनमें से सिर्फ एक ही चीज बची है, उसकी विल यानी इरादा। इसी विल ने उसकी मदद की हर लॉस से निकलने में और हमेशा आगे बढ़ने में। चैप्टर 12 ऑन सेल्फ ओवरकमिंग। ज़रथुस्त्रा कहता है कि जो भी जिंदा है वो ओबे करता है। अगर तुम अपने आप को ओबे नहीं कर पाते तो कोई और तुम्हें कमांड करेगा। कमांड करना ओबे करने से ज्यादा मुश्किल और डेंजरस होता है। हर इंसान में एक विल टू पावर होती है। जो पावरफुल होते हैं वो अपने आप को ओबे करते हैं और दूसरों को कमांड करते हैं। जो कमांड होते हैं वो और कमजोर लोगों को कमांड करने के लिए सबमिट करते हैं। पावर सिर्फ ओबीडियंस से मिलती है, इसलिए जिंदगी का नेचर ही ये है कि वो हमेशा अपने आप को बदलती, सबमिट करती और ओवरकम करती रहती है। मतलब ना सच, ना मोरालिटी, ना ही गॉड, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चैप्टर 13 ऑन दोज हु आर सबलाइम। जो लोग सीरियस और सॉलम होकर सच की तलाश करते हैं, वो नोबल होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ब्यूटी और लाफ्टर सीखना है। उन्हें ग्रेशियस और काइंड बनना है। ज़रथुस्त्रा कहता है कि एक स्ट्रांग इंसान जब काइंड और हल्का यानी लाइट हार्टेड होता है, तब वो और भी वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें क्रूएल्टी और सीरियसनेस की पावर भी होती है। अगर तुम्हें सिर्फ इसलिए काइंड रहना पड़ता है क्योंकि तुम क्रूएल हो ही नहीं सकते, उसमें कोई वर्च्यू नहीं है। चैप्टर 14 ऑन द लैंड ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न लोग पुराने जमाने का नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उसे अपना दिखाते हैं,
वो अपने स्केप्टिसिज्म यानी शक की सोच, सुपरस्टिशन फ्री रहने और फ्रीडम पर गर्व करते हैं, लेकिन असल में वो खुद अंदर से खाली हैं और खुद कुछ क्रिएट नहीं करते। चैप्टर 15 ऑन इमैक्युलेट परसेप्शन। ज़राथुस्त्रा उन कॉन्टेम्पलेटिव लोगों को क्रिटिसाइज करता है जो कहते हैं कि हम सिर्फ दुनिया को देखना चाहते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। असल में वो गिल्टी फील करते हैं अपना विल दुनिया पर इम्पोज करने में, इसलिए वो अपना क्रिएटिव पावर दबा देते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ चांद की तरह रिफ्लेक्ट करें, सूरज की तरह रेडिएट ना करें। ज़राथुस्त्रा कहता है, ब्यूटी वहां होती है जहां विल और क्रिएशन अपने पीक पर होते हैं, ना कि दूर से देखने में। चैप्टर 16 ऑन स्कॉलर्स। ज़राथुस्त्रा स्कॉलर्स को क्रिटिसाइज करता है कि वो अनक्रिएटिव और पेटी होते हैं, सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करते हैं जैसे कोई पास टाइम या खेल हो। चैप्टर 17 ऑन पोएट्स। ज़राथुस्त्रा पोएट्स की क्रिएटिविटी एडमायर करता है, लेकिन कहता है कि वो अपने आप को ज़्यादा डीप दिखाने की कोशिश करते हैं जितने वो हैं नहीं। उनके ब्यूटीफुल राइटिंग्स के नीचे पुराने प्रेजुडिसेस और अजम्पशंस ही मिलते हैं। और एक छोटी सी वार्निंग भी देता है, पोएट्स झूठ ज़्यादा बोलते हैं। चैप्टर 18 ऑन ग्रेट इवेंट्स। बड़े इवेंट्स जैसे नए वैल्यूज़ की क्रिएशन दुनिया में हार्डली नोटिस किए जाते हैं। स्टेट और चर्च अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन असल में उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भी ज़राथुस्त्रा की बातें इग्नोर कर देते हैं, वो सिर्फ एक घोस्ट ऑफ ज़राथुस्त्रा में इंटरेस्टेड होते हैं जो चिल्लाता है, वक्त आ गया है, बहुत देर हो गई है। एनालिसिस पार्ट 2 चैप्टर्स 8 to 18। चैप्टर ऑन सेल्फ ओवरकमिंग में नीत्शे अपनी फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा पॉइंट समझाता है, विल टू पावर, यानी ताकत की इच्छा। ये उसकी मैच्योर सोच का मेन बेस है। इसके हिसाब से हर जिंदा चीज एक चीज के लिए स्ट्रगल करती है, और वो है पावर यानी ताकत। लेकिन पावर का मतलब सिर्फ एक टाइप की पावर से नहीं है। एक तरफ बारबेरियन यानी जंगली इंसान की फिजिकल पावर है, जो लूटमार करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दूसरों को दबाते हैं। दूसरी तरफ मंक यानी साधु फकीर की स्पिरिचुअल पावर है, जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, फास्टिंग करते हैं, मेडिटेशन करता है। दोनों केसेस में पावर को समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि ये फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, मतलब दूसरों के कंट्रोल से आज़ादी। बारबेरियन दूसरों के हुक्म को इग्नोर कर सकता है क्योंकि वो उन्हें मार सकता है, और मंक अपने बॉडी की डिमांड से भी आज़ाद हो जाता है। सेल्फ ओवरकमिंग का कॉन्सेप्ट नीत्शे कहता है, बड़ी पावर तभी आती है जब इंसान अपने आप पर पावर रखे, मतलब सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी। हर चीज को ओबे करना पड़ता है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे किसी और को ओबे करना पड़ता है। एग्जाम्पल, बारबेरियन होर्ड बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी उन्हें इजीली हरा सकती है। इसीलिए रियल ताकत का मतलब है खुद को कंट्रोल करना और खुद को चेंज करना। हर इंसान का स्ट्रगल यही होता है, खुद को ओवरकम करना। स्लेव के लिए इसका मतलब हो सकता है अपनी फिजिकल फ्रीडम ढूंढना, अगर मिल सके, या फिर अपने लिमिटेड फ्रीडम को मैक्सिमाइज करना। मंक के लिए इसका मतलब है बॉडी की नीड्स और डिजायर से आज़ादी। फिलोसोफर के लिए इसका मतलब है अपने माइंड को पुराने प्रेजुडिसेस से फ्री करके ट्रूथ को क्लियरली देखना। और जो नीत्शे का यूबरमेंच यानी ओवरमैन का आइडिया है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, जिसको कोई एक्सटर्नल चीज कंट्रोल नहीं करती, बस वो खुद। लाइफ का नेचर है चेंज। सेल्फ ओवरकमिंग हमेशा चेंज डिमांड करता है, मतलब अपने आप को बदलना, क्योंकि हर जिंदा चीज की बुनियाद विल टू पावर है, और पावर हमेशा चेंज के साथ आती है। तो लाइफ का असली नेचर है कांस्टेंट चेंज। डांसिंग सॉन्ग चैप्टर में विजडम और लाइफ दोनों को चेंज के फॉर्म में दिखाया गया है, और टूम सॉन्ग में ज़राथुस्त्रा कहता है सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है, वो है विल जो चेंज को ड्राइव करती है। इसीलिए अगर कोई परमानेंट मॉरल कोड या फिक्स्ड सिस्टम बनाने की कोशिश करता है, तो नीत्शे के नज़दीक वो लाइफ को कमज़ोर बना रहा है। लाइफ का असली जज्बा है खुद को हर वक्त नया बनाना और थ्राइव थ्रू चेंज। अटैक ऑन मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर ऑन द लैंड ऑफ एजुकेशन में नीत्शे अपने जमाने की दुनिया पर अटैक करना स्टार्ट करता है, खासकर उस वक्त के नाहिलिज्म पर। उसके हिसाब से साइंस ने गॉड को डेड कर दिया, मतलब रिलीजन के वैल्यूज तोड़ दिए, लेकिन कोई नई वैल्यूज क्रिएट नहीं की। रिजल्ट, मॉडर्न लाइफ खाली और डायरेक्शनलेस हो गई। स्कॉलर्स सिर्फ एक इमैक्युलेट परसेप्शन ढूंढते हैं, नॉलेज बस नॉलेज के लिए, बिना किसी गोल के।
पोएट्स भी सिर्फ खूबसूरत वर्ड्स लिखते हैं जो पुराने मॉरल कोड्स पे ही बेस्ड होते हैं जिनको वो छोड़ नहीं पाए। क्रिश्चियन दुनिया में सेल्फ ओवरकमिंग एक गोल के लिए होता था, गॉड को प्लीज करना और हेवन जाना। लेकिन अब जब ये गोल्स ही नहीं रहे तो इंसान के पास कोई बड़ा एम नहीं है। नीत्शे वॉर्न करता है कि अगर लोग अपनी विल को सिर्फ नेशनलिज्म में लगा देंगे तो दुनिया में बहुत बड़े वॉर्स आएंगे। और ये बाद में 20th सेंचुरी में सच भी हुआ। वो कहता है रियल ग्रेट इवेंट्स नेशन स्टेट जैसी सुपरफिशियल चीजें नहीं हैं। ज़राथुस्त्रा कहता है यूबरमेंच यानी अपनी खुद की यूनिवर्स का क्रिएटर इंसान ही एक नया गोल होना चाहिए। अगर स्कॉलर्स और पोइट्स चाहें तो वो भी इस गोल की तरफ स्ट्राइव कर सकते हैं, लेकिन अभी के वक्त में वो एमलेस हैं। सिंपल वर्ड्स में नीत्शे कह रहा है कि लाइफ का असली रूल है खुद को चेंज करना और खुद पर पावर हासिल करना। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों ने गॉड को रिजेक्ट तो कर दिया, पर कोई नया एम सेट नहीं किया। रिजल्ट, लोग एमलेस और खाली हो गए। ज़राथुस्त्रा एक नया एम देता है, यूबरमेंच, अपनी खुद की यूनिवर्स का क्रिएटर इंसान। 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा का पार्ट 2, चैप्टर 19 से 22। चैप्टर 19, द सूथसेयर यानी ज्योतिषी। ज़राथुस्त्रा एक सूथसेयर की बात सुनता है जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करता है। वो कहता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जहां इंसान अंदर से खाली, एम्प्टीनेस महसूस करेगा, ना तो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा और ना ही पूरी तरह से खत्म यानी एंड हो पाएगा। ये बात सुनकर ज़राथुस्त्रा डिप्रेशन में चला जाता है। उस डिप्रेशन में उसे एक सपना आता है। वो एक कैसल यानी किले का वॉचमैन है जो कॉफिन्स यानी कब्र के बॉक्स से भरा है। अचानक एक तेज हवा आती है, गेट्स खुल जाते हैं और एक कॉफिन खुलता है जिसमें से हंसी निकलती है। ज़राथुस्त्रा की एक डिसाइपल इस सपने को इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब है कि ज़राथुस्त्रा ही वो होगा जो इंसान को इस ग्लूम और एम्प्टीनेस से जगाएगा, अपनी लाइफ और लाफ्टर के जरिए। चैप्टर 20, ऑन रिडेम्पशन यानी नजात या मुक्ति। ज़राथुस्त्रा शिकायत करता है कि उसने अब तक एक भी पूरा इंसान यानी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं देखा। जो मिलते हैं वो सिर्फ उल्टे लंगड़े यानी इनवर्स क्रिपल्स होते हैं, मतलब किसी एक क्वालिटी में स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाकी सब में वीक। ज़राथुस्त्रा कहता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट को तभी बर्दाश्त कर पाता है जब वो फ्यूचर में एक ऐसे इंसान की उम्मीद करता है जो पूरा होगा और पास्ट को रिडीम करेगा। प्रॉब्लम यह है कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। विल यानी इच्छा हमेशा सफ़र करती है क्योंकि वो फ्यूचर को तो बदल सकती है लेकिन पास्ट को नहीं। इंसान इस दर्द को पनिशमेंट समझता है और फिर सोचने लगता है कि पूरी लाइफ सिर्फ सफरिंग और पनिशमेंट है। इस वजह से वो विल करना ही छोड़ देता है ताकि उस पनिशमेंट से बच सके। ज़राथुस्त्रा सजेस्ट करता है कि ये पेसिमिज्म इस वजह से है क्योंकि हम पास्ट को एक इमूवेबल चीज़ समझते हैं जो बस हो गई बिना हमारे इन्फ्लुएंस के। लेकिन अगर हम पास्ट को ऐसे देखें जैसे कि वो हमने ही विल किया था, तभी हम रिडेम्पशन यानी नजात पा सकते हैं। चैप्टर 21, ऑन ह्यूमन प्रूडेंस यानी इंसानी अक्लमंदी। ज़राथुस्त्रा कहता है कि उसके पास 3 तरह की ह्यूमन प्रूडेंस यानी अक्लमंदी है। पहला, बेटर टू बी डिसीव्ड। कभी कभी धोखा खाना बेटर है बजाय इसके कि हमेशा धोखेबाज से बचने के लिए गार्ड पे रहें। दूसरा, वेन लोगों की तारीफ। वो वेन लोगों को पसंद करता है क्योंकि उनकी एफर्ट्स एंटरटेन करते हैं और उन्हें खुद की मॉडेस्टी का एहसास भी नहीं होता। तीसरा, छोटी मोटी बुराइयों का मजाक। ज़राथुस्त्रा कहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों को लोग ईविल कहते हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ग्रेटनेस सिर्फ तब पॉसिबल है जब इंसान बड़े ईविल का सामना करे। चैप्टर 22, द स्टिलेस्ट आवर यानी सबसे शांत घड़ी। ज़राथुस्त्रा फिर से लोगों को छोड़कर अपने सॉलिट्यूड में चला जाता है ताकि अपने आप को मजबूत बना सके। उसके अंदर एक सबसे बड़ी फिलॉसफी का राज है, लेकिन वो अभी उसे बोल नहीं पाता। वो राज हमें मिलेगा पार्ट 3 में, इटर्नल रिकरेंस यानी हर चीज का बार बार वापस आना। एनालिसिस, पार्ट 2, चैप्टर्स 19 to 22। चैप्टर ऑन रिडेम्पशन फिर से एक इंपॉर्टेंट थीम उठाता है, विल टू पावर। इंसान की विल हमेशा चाहती है कि वो अपने आसपास की सब चीज़ों पर पावर रखे और उनसे फ्री हो, लेकिन एक जगह वो अटक जाती है, पास्ट यानी बीते हुए वक्त में। प्रेजेंट में हम एक्शन ले सकते हैं और अपने फ्यूचर को शेप दे सकते हैं, लेकिन पास्ट को चेंज करने की कोई पावर हमारे पास नहीं होती। लाइफ का असली एसेंस चेंज है, लेकिन पास्ट एक ऐसी इमूवेबल चीज़ है जो हमें हमारी पावरलेसनेस की याद दिलाती रहती है। 2 तरीके की एनालिसिस ज़राथुस्त्रा देता है। पहली एनालिसिस,
जब विल को समझ आता है कि वो पास्ट को नहीं बदल सकती तो वो सफ़र करती है। पास्ट को एक इमूवेबल चीज़ समझकर इंसान सोचता है कि लाइफ ही एक परमानेंट सफरिंग है। विल को लगता है कि जब तक पास्ट इमूवेबल है वो हमेशा दर्द में रहेगी। इस सफरिंग से बचने का एक तरीका है विल को ख़त्म कर देना, यानी विल करना ही छोड़ देना। ये एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड है। नीत्शे कहता है कि ये अप्रोच हमें बुद्धिज़्म में दिखाई देती है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन का एम होता है सेल्फ यानी ईगो को एक्सटिंक्ट करना, डिज़ायर्स और पैशंस को ख़त्म करना। निर्वाण का आइडियल होता है सेल्फ का पूरा एक्सटिंक्शन। नीत्शे के नज़रिए से ये विल का खुद को डिस्ट्रॉय करना ही है, जो उसके लिए एक नेगेटिव और लाइफ से भागने वाली अप्रोच है। लेकिन नीत्शे बुद्धिज़्म को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करता है। एक्चुअली बुद्धिज़्म में एक वर्जन ऐसा भी है जहां सेल्फिश डिज़ायर्स को सप्रेस करके इंसान और फ्रूटफुल तरीके से लाइफ में एंगेज करता है। यह हेल्दी वर्जन नीत्शे के विल टू पावर के आइडिया के बहुत करीब लगता है। लेकिन नीत्शे का बुद्धिज़्म का व्यू ज़्यादा शोपेनहावर के इंटरप्रिटेशन से इन्फ्लुएंस्ड था। मतलब नीत्शे बुद्धिज़्म का एक सिंप्लीफाइड या डिस्टॉर्टेड वर्जन दिखाता है। ये सिंप्लीफिकेशन उसने सिर्फ बुद्धिज़्म के साथ नहीं बल्कि डेमोक्रेसी और क्रिश्चियनिटी के साथ भी किया है। दूसरा एनालिसिस, ज़ारथुस्त्र कहता है कि विल को पास्ट को एक ऑब्स्टिकल या रुकावट ना समझकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मतलब इंसान बोले मैं पास्ट को बदल नहीं सकता, लेकिन जो पास्ट है वो मेरा ही बनाया हुआ पास्ट है, ये मेरी विल की परमानेंट टेस्टिमोनी है। इस अप्रोच से पास्ट एक बर्डन नहीं बल्कि अपनी विल का प्रूफ बन जाता है। इनवर्स क्रिपल्स की प्रॉब्लम, नीत्शे कहता है कि उसके ज़माने के लोग अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सब इनवर्स क्रिपल्स हैं, यानी एक क्वालिटी में तो बहुत पावरफुल लेकिन बाकी में वीक। एग्जाम्पल, कोई इंसान एक फील्ड में जीनियस हो सकता है लेकिन उसकी ज़िंदगी के और पहलुओं में कंप्लीटली फेल। जैसे पोएट टी.एस. एलियट, उसने पोइट्री को रेवोल्यूशनाइज किया लेकिन पर्सनली वो एक अनप्लेजेंट इंसान था, स्नॉब, एंटी सेमाइट और क्रिश्चियनिटी से चिपका हुआ, जिसे नीत्शे कंटेम्प्टेबल समझता था। नीत्शे खुद भी अपने टाइम के बाइसेस से फ्री नहीं था। ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इंसान अभी तक पूरा और बैलेंस्ड क्रिएटिव बीइंग नहीं बन पाया है। जब तक हम अपने पूरे सेल्फ पर फुल कंट्रोल नहीं पाते, हम अपने पास्ट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते और बिना इसके रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है। रिडेम्पशन और इटर्नल रिकरेंस, ज़ारथुस्त्र के लिए असली रिडेम्पशन का राज है इटर्नल रिकरेंस, यानी हर चीज़ का दोबारा वापस आना है। ये आइडिया पार्ट 3 और 4 में और सेंट्रल हो जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में इसकी फोरशैडोइंग ही मिलती है। चैप्टर ऑन द ग्रेट इवेंट्स में जो ज़ारथुस्त्र का घोस्ट आता है और चैप्टर द सोचसियर में जो सपना और डिप्रेशन आता है, ये सब इस बात का इशारा करते हैं कि अभी फाइनल की यानी इटर्नल रिकरेंस सामने आनी बाकी है। पार्ट 2 के एंड में ज़ारथुस्त्र फिर से सॉलिट्यूड में लौट जाता है ताकि वो इटर्नल रिकरेंस का राज खुद डिस्कवर कर सके। तो सिंपल शब्दों में नीत्शे कह रहा है कि रिडेम्पशन तभी पॉसिबल है जब इंसान अपने पूरे सेल्फ का मालिक बनकर अपने पास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।